तो मैडम आप मुझे बताएं कि आपने अपनी तैयारी किस तरह से स्टार्ट की, थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे। फिर मेरी जो जर्नी रही है कि शादी के बाद जिस तरीके से मैंने अपनी तैयारी को मैं लेकर चली कि अगर आपके पास 12 आवर्स या 15 आवर्स नहीं हैं तो सबसे पहले जो मेरे लिए जो चीज़ मायने रखती है वो ये थी कि आप जब एक ख्वाब देखते हैं सीएसएस करने का, अगर आप जो बात कर रहे हैं मेरे ख्याल में ये मेरे लिए भी नई बात है और सबके लिए नई बात है और अच्छी बात है, बहुत यस। इम्पोर्टेंट बात है कि पहले आपको पता तो हो कि आपने कौन सी किताबें पढ़नी है। यानी अब नॉलेज भी आएगी आपके पास अब कॉन्फिडेंस भी आएगा। अब ये दोनों चीजें आएंगी, विच इज अ हेल्दी रिलेशन। लेकिन आपके केस में मैंने आपको यूरोपियन हिस्ट्री नहीं रख पाया, मैंने कहा कि आप यूएस हिस्ट्री रख लें। जी सर। Assalamu alaikum everyone. Very warm welcome to all of you. As you all know that my name is Udam Hussain Bakshi and I welcome you once again to the platform of Tosh BRSC Academy Karachi. आज हमारे साथ जो है वो मिस नारिश कुल हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह से इन्होंने रिसेंटली सीएसएस का एग्ज़ाम पास किया है। ये ना सिर्फ एक स्टूडेंट हैं बट शी इज़ ऑल्सो अ वॉरियर एंड शी इज़ ऑल्सो माई वाइफ एंड अल्हम्दुलिल्लाह आप इन्होंने प्रेस्टीजियस सिविल सर्विसेज में अपनी सीट भी सिक्योर कर ली है। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि इनकी स्ट्रैटेजी क्या रही है और ओवरऑल जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी तैयारी में कौन सी गलतियां करते हैं एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ मेंटोर जब आप अपनी सीएसएस की तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो मैडम कैसी हैं आप? ठीक ठाक सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का करम है। कैसा फील हो रहा है आपको सीएसएस पास करके? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। और द मेन थिंग इज़ कि अब जिस नियत के साथ हम यहाँ पर बैठे हैं कि हम अब अपनी तैयारी, हमारी जो जर्नी रही, हमने जो गलतियाँ की या हमने जो सीखा, इंशाल्लाह ताला वो कोशिश करेंगे कि बाकी एस्पिरेंट्स जो अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं या जो बीच में हैं या स्टर्निंग फेज़ में है, कोई अटेम्प्ट करना चाहता है, तो उनको अब हमने गाइड करना है इंशाल्लाह ताला। बेशक। तो मैडम आप मुझे बताएं कि आपने अपनी तैयारी किस तरह से स्टार्ट की, थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे। आपने जब तैयारी स्टार्ट की तो क्या बैरियर्स आपने फेस किए, उसके बाद आपने किस से कोप अप किया इन सारी चीज़ों के साथ। फिर जब इंटरव्यू एंड साइकोलॉजिकल का फेज़ आया तो यू वर ऑल्सो 8 मंथ्स प्रेग्नेंट, तो उसको आपने कैसे टैकल किया एंड फाइनली आपने सीट भी सिक्योर कर ली? जी सर, बात ये है कि सीएसएस की जो जर्नी है, वो एक लंबी जर्नी है जिसे हम कहते हैं क्योंकि 12 सब्जेक्ट्स हैं और 12 सब्जेक्ट्स को टैकल करना और इस तरीके से टैकल करना कि आप उसको पास भी करें और आपका एग्रीगेट भी बने, तो ये चैलेंजिंग एक चीज़ होती है। फिर मेरी जो जर्नी रही है कि शादी के बाद जिस तरीके से मैंने अपनी तैयारी को मैं लेकर चली, जी, तो बिल्कुल। तैयारी करना इटसेल्फ एक बड़ा डॉन्टिंग चैलेंज होता है स्टूडेंट्स के लिए। जो फुल फ्लेज या 24/7 तैयारी को देते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा मसले दरपेश होते हैं। मगर स्पेशली अगर जो शादी के बाद तैयारी कर रहे हैं या जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं या उनकी और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनके साथ वो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। तो आज मैं यही बात करना चाह रही हूँ कि अगर आपके पास 12 आवर्स या 15 आवर्स नहीं हैं, तो इट इज़ ओके। ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर लिमिटेड टाइम का स्लॉट है दिन में, आप जॉब करते हैं, आपकी हुँ। बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप अकेडमीज़ नहीं जॉइन कर पा रहे, एक्स वाई ज़ेड जो भी आपके फैक्टर्स हैं, आप उनके साथ भी सीएसएस कर सकते हैं। और आज हम उसके बारे में बात करना भी चाहते हैं कि सबसे पहले जो मेरे लिए जो चीज़ मायने रखती है, वो ये थी कि आप जब एक ख्वाब देखते हैं सीएसएस करने का, बहुत सारे लोगों का ख्वाब होता है कि वो सीएसएस पास कर लें, क्योंकि सबसे मुश्किल इम्तिहान है पाकिस्तान का और कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो अब इस ख्वाब को इंसान हकीकत किस तरह बनाए? तो सबसे पहली चीज़ जो तमाम एस्पिरेंट्स को करनी चाहिए वो ये है कि आप अपने इस ख्वाब को अपना पैशन बनाएँ। पैशन से मेरी मुराद ये है कि अगर आपके पास 4 से 5 घंटे हैं पढ़ने के लिए और उसके अलावा आपकी और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो आप उस उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी इस ख्वाब को भूलें मत। जब हम बात करते हैं फीमेल्स की, तो उनकी ज़िम्मेदारियाँ तो डबल होती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल कैंडिडेट जो एक सीएसएस की तैयारी कर रहा होता है। जब आपकी क्वालिफ़िकेशन आपकी जब एलोकेशन हो गई, तो उसके बाद जब सोशल मीडिया पे आपकी कोई पोस्ट वग़ैरह लगी, तो मैंने देखा कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स जो फीमेल स्टूडेंट्स थी, उनका एक कॉमन क्वेश्चन था कि आप क्या सीएसएस पास करके उसके बाद पर्दा मेंटेन किया जा सकता है या फिर कोई रिस्ट्रिक्शंस वग़ैरह हैं? तो मैं उनको भी थोड़ा-सा गाइड कर देता हूँ कि सिविल सर्विसेज़ के अंदर आप का जो ड्रेसिंग है आपकी, आप पर्दा करती हो या फिर नहीं करती हो,
इसके साथ क्या स्टेट का फिर एफपीएससी का कोई रोल होता है या नहीं इसके अंदर, तो मैं उनको क्लियर कर देता हूँ कि जो एफपीएससी है उसका मकसद आपके एप्टीट्यूड और टेम्परामेंट को चेक करना होता है, ना कि जी आप पर्दा करती हो या फिर आप पर्दा नहीं करती। वो स्टूडेंट्स जो अबाया, पर्दा और वेल कंटिन्यू करना चाह रही हैं, बिल्कुल वो कर भी सकती हैं और इंटरव्यू में भी जाया जा सकता है। अगर आप वेल के साथ जाना चाह रही हैं तो देयर इज़ नो बिल्कुल, रिस्ट्रिक्शन, आप बिल्कुल। उसके साथ भी जा सकती हैं और इवन इन सीएसए आप उसको थ्रू आउट मेंटेन कर सकती हैं। तो इस तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। तो जो भी स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे थे इस चीज़ को लेकर, तो वो बिल्कुल परेशान नहीं हो। वो उनका जो लाइफ़स्टाइल है वो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं और इसको एनकरेज भी किया जाता है। यस तो सर, आपका क्या ख़्याल है यस इसके सर, बारे मेन में? थिंग इज़ कि आपका रिटन क्वालीफाई हो, क्योंकि सबसे जो मुश्किल चीज़ है वो आपका रिटन है। यस, 12 पेपर्स आपने पास करने हैं और उसमें आपका एग्रीगेट भी बने, और ये दिखने में एक चीज़ आसान शायद लगती हो जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की, कि आपने 100 में से 40 मार्क्स लेने हैं। ये चीज़ डूएबल है, मगर ख़ास उसकी स्ट्रैटेजीज़ हैं, उसकी तैयारी का एक पैटर्न है कि आपने किस तरीके से उस हर सब्जेक्ट को लेकर चलना है। तो सर मेरे साथ भी इसी तरह होता था कि शादी के बाद डेफ़िनेटली आपने घरदारी भी देखनी होती है। तो मैं क्या करती थी कि मैं फ़जर के बाद पढ़ती थी, उसके बाद फिर मेरी घर की ज़िम्मेदारी शुरू हो जाती थी, नाश्ता बनाना, खाना वग़ैरह बनाना। तो जब मैं नाश्ता या खाना भी बना रही होती थी, तो मैं हांडी चलाते वक़्त अपने अपने टॉपिक्स जो मैंने पढ़े हुए होते थे, तो वो मैं ज़हन में बिल्कुल, रिकॉल करती यस। थी। तो या फिर आपसे डिस्कस कर लिए, तो इसका ये बिल्कुल, मतलब ऐसा होता ही है। है मैडम, आपको तो कभी भी जो है प्रॉपर आपने सीएसएस को बैठ के 10-10, 12-12 घंटे तो नहीं पढ़ा है। आपको जो भी दिन में 1 घंटा, 2 घंटा मिल मिल गया, आपको जो भी टाइम आपको थोड़ा-सा मिल गया, आपने उसी में ही जो है अपनी स्टडी की है। फिर जो थोड़ा बहुत टाइम बच जाता था, उसमें आप राइटिंग प्रैक्टिस कर लेती थी। आपने जो लिखा होता था, एज ये होता था कि जो भी आपने लिखा वो फ़ौरन करेक्ट हो जी जाता था, सर, उसकी चेकिंग हो जाती थी और बिल्कुल। इससे जो है आपकी प्रोडक्टिविटी वो एनहांस हो जाती मगर थी। सर इसमें एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि आपको थोड़ा-सा जो चैलेंज आता है ना, वो आपके माइंडसेट का आता है, कि शुरू में मुझे फ़ील होता था कि अच्छा मैं बाकी लोगों की तरह पढ़ नहीं पा रही, मैं पढ़ती हूँ, अभी मेरा फ़ोकस होता ही है तो मुझे काम करना पड़ रहा होता है। एक एक आपके यस, ज़हनी तौर पे एक आपको बर्डन आ रहा होता है। मगर जो स्टूडेंट ओवरकम कर ले अपने ज़हन को, उन थॉट्स को, इट्स ओके। अगर मुझे 20 मिनट भी मिल रहे हैं, खुशी-खुशी मैं उन 20 मिनट्स को प्रोडक्टिव बनाकर अपना काम कर बिल्कुल, लूँगी। ये तो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, और आप भी हमेशा यही कहते हैं कि सीएसएस जो है वो माइंडसेट की गेम ज़्यादा है। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि सीएसएस में जो है आपकी नॉलेज वगैरह चेक होती है। देखिए, नॉलेज बिल्कुल आपकी चेक होगी, लेकिन आप इस बात को भी ज़हन में रखें कि आपकी जो एज लिमिट होती है दैट इज़ 21 टू 30 इयर्स। तो एफपीएससी को अच्छे से पता है कि आप अभी बहुत ज़्यादा यंग हैं, तो बहुत ज़्यादा आपसे स्कॉलरली नॉलेज तो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि जी आप पीएचडी करके फिर आएँ। जी सर। सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए होती है और उसके बेस पे आप एलिजिबल हो जाते हो। तो सीएसएस में जो चाहिए होता है वो ये होता है कि आपका माइंडसेट कैसा है, आपके अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है या नहीं है। आप जिस तरह से सोचते हैं, द वे यू कम्युनिकेट, द वे कि आप डिसीजंस ले रहे होते हो, वो चीज़ें ज़्यादा मैटर कर रही होती हैं। इवन ये भी कहा जाता है कि सीएसएस इज़ गेम ऑफ नर्व्स। आप जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, आप उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएँगे। लेकिन देयर आर 12 पेपर्स जो कि आपने 6 दिन में कंप्लीट करने होते हैं। जी यानी सर। आपके जो पेपर्स होते हैं, वो होते हैं 9 टू 12 पीएम, हुँ, देन 2 घंटे का ब्रेक होता है, फिर 2 2 से पीएम 5। टू 5 पीएम आपका पेपर, टोटल 6 दिन में हुँ, आपके सारे पेपर्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी वो मेंटल स्ट्रेंथ, वो स्टैमिना, वो चीज़ें ज़्यादा चेक हो रही होती हैं और जिस स्टूडेंट के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है, वो अल्टीमेटली पास हो जाता है। बिल्कुल सर, जिस तरह बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं, वो नॉलेज तो बहुत ज़्यादा इकट्ठी कर लेते हैं। फिर जब वो अपीयर होते हैं एग्ज़ाम्स में, तो उनसे हमें सुनने को ये मिलता है कि हम डिलीवर नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्टडी जो की अपनी, वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं की। अब आपका एक सवाल जो आपने करना है, आपको 4 सब्जेक्टिव में 4 सवाल करने होते हैं, तो आपको 35 मिनट्स मैक्सिमम मिलते हैं उस सवाल के लिए। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इतना ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा जी, कर लेते हैं कि वो लिख ही नहीं पाते। फिर दूसरा मसला उनको ये आता है कि उन्होंने नोट्स तो बना लिए, किताबें तो उन्होंने पढ़ ली, मगर वो एफिशिएंटली लिख नहीं पाते वहाँ पर। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि हम इस नॉलेज को आर्टिकुलेट किस तरह करें अपने पेपर में। तो मेन थिंग इज़, जिस तरह अभी आपने बात की कि थोड़ा-सा जो टाइम मिलता था, वो मैं राइटिंग प्रैक्टिस को देती थी। सर राइटिंग प्रैक्टिस का तो मैं ये समझती हूँ कि सीएसएस एक रिटन एग्ज़ाम है, तो जितनी ज़्यादा आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे,
उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि आप क्वालिफाई कर सकें। मतलब आप बेशक यस, पढ़ें कम, लिखें बिल्कुल। ज़्यादा। बिल्कुल ऐसा ही है मैडम, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ये ज़्यादा पढ़ने का या फिर ज़्यादा बोलने का इम्तिहान तो है ही नहीं, ये ज़्यादा लिखने का इम्तिहान है। तो जितना ज़्यादा आप लिखते हो, आपके आइडियाज़ उतने ज़्यादा पॉलिश होते हैं। टाइम मैनेजमेंट के बारे में आपको पता चलता है कि आप अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसको 35 टू 38 मिनट्स में कैसे लिख सकते हैं हम। वो राइटिंग प्रैक्टिस की होगी आपने तो तभी आप लिख पाते हो, अदरवाइज़ तो आप नहीं लिख पाते। तो इसलिए बिल्कुल। एक फ़ेमस कोटेशन भी है कि द मोर यू स्वेट इन पीस, द लेस यू ब्लीड इन वॉर। इसका मतलब यहाँ पर मैं ये इस तरह से इसको इंटरप्रेट करूँगा कि आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तभी आप एग्ज़ाम में परफ़ॉर्म कर पाते हैं। अदरवाइज़ आप एग्ज़ाम में परफ़ॉर्म नहीं कर पाते और सबसे इम्पोर्टेंट जो पेपर होता है आपका एग्ज़ाम के अंदर दैट इज़ योर इंग्लिश एसे ऐसे। राइटिंग, जिसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स फेल हो रहे होते हैं क्योंकि 10 टॉपिक्स होंगे और उनमें से आपने एक अटेम्प्ट करना होता है और तकरीबन जो वर्ड लिमिट है इट इज़ रफली 2000 टू 2500 वर्ड्स और ये आस-पास आपने इतना ऐसे प्रोड्यूस करना होता है। तो उसमें जो मेन इश्यू स्टूडेंट फेस करता है वो होता है टाइम मैनेजमेंट का। हुँ। यानी अब वो सॉल्यूशंस लिख रहा होता है और जब सॉल्यूशंस की बारी आती है तो हमें पता चलता है कि जी अब 10 मिनट रह गए हैं, तो अब सॉल्यूशंस को हम कैसे लिखें? या तो स्टूडेंट अब सॉल्यूशन स्किप करके कंक्लूजन लिखता है या फिर वो क्या करता है कि वो पॉइंट्स में सॉल्यूशंस लिख लेता है। बिल्कुल सही। अल्टीमेटली जब आपका एसे कंप्लीट नहीं होगा तो आपका एसे फेल हो जाता है। ये चीज़ें आपने सीखनी है और जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी टाइम मैनेजमेंट और ये तमाम चीज़ें आपके हाथ में आ जाती हैं। एज़ अ रिज़ल्ट आप बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर और पाते सर हो। आप जो हमेशा कहते थे तैयारी के दौरान भी कि बेशक आप थोड़ी देर के लिए पढ़ें, मगर कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ें। ऐसा ना करें कि आप एक दिन 8 घंटे पढ़ रहे हैं और अगले दिन आपने ब्रेक ले लिया। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सीएसएस की जर्नी में। अगर जिस दिन आपको कम टाइम मिल रहा है, आप वो कम टाइम में पढ़ें लाज़मी। बेशक आप अगले दिन उसको कंपनसेट कर लें, 2-3 घंटे और एक्स्ट्रा पढ़ लें, क्योंकि एक दिन जब हम नहीं पढ़ते, तो एक ये कॉम्पिटिशन है, जिनके साथ हमने कम्पीट करना है, वो पूरा-पूरा सिलेबस रिवाइज़ कर रहे हैं बैठ के। तो कंसिस्टेंसी का बहुत बड़ा रोल है सर। और आप हमेशा से यही कहते हैं स्टूडेंट्स को कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस जब आप करने लगते हैं और आप कंसिस्टेंसी के साथ करने लगते हैं तो आप इम्प्रूव करने लगते हैं। मगर जब कोई स्टूडेंट ब्रेक दे देता है अपनी राइटिंग प्रैक्टिस को, फिर से सर वो वही उसी लेवल पर आ बिल्कुल, जाता है। फिर वो ज़ीरो से दोबारा उनको स्टार्ट करना पड़ता है, बिल्कुल ऐसा ही है। जी सर। अच्छा मैडम एक और चीज़ है कि स्टूडेंट्स का अक्सर ये भी सवाल होता है कि हम सेल्फ स्टडी करके एग्ज़ाम को क्रैक करना चाह रहे हैं, तो उनको मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ कि सेल्फ स्टडी को उन्होंने मिस इंटरप्रेट किया हुआ है। सेल्फ स्टडी हम किसको कहते हैं? आपने कोई भी किताब ले ली और आप अपनी मर्ज़ी से बैठ के उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, दिस इज़ नॉट सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी का मतलब ये होता है कि जी आपको ये पता है कि कौन-सी किताब है, उसको कितना पढ़ना है और सिलेबस को किस तरह से कवर करना है, टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या है, इसमें से क्या मैंने पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, उसके नोट्स कैसे बनाने हैं और इसके क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं और ये जो टॉपिक है इसको किस डायमेंशन में मैंने पढ़ना है और कवर करना है। जब ये तमाम चीज़ें आपको पता चल जाती हैं तो देन यू स्टार्ट स्टडिंग और इसको हम कहते हैं सेल्फ स्टडी। लेकिन स्टूडेंट कहता है कि मैं खुद से बैठ के बस किताब खोल के पढ़ना स्टार्ट कर दूँगा एंड दैट इज़ सेल्फ स्टडी। ऐसा नहीं है। ये सेल्फ स्टडी सुनने में तो बड़ा ही एक यूटोपियन और एक बहुत अच्छी चीज़ लग रही है हमें, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, इसको हम मिस इंटरप्रेट सर करते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही है, मेरे लिए भी ये एक नई बात है जो आपने अभी बात कही है, कि बिल्कुल ऐसा ही है। सेल्फ स्टडी अगर जब तक किसी के पास गाइडेंस नहीं होती या कोई टीचर नहीं होता, तो जो सारे एस्पिरेंट्स हैं वो यही समझते हैं कि जी हमें आता है, पढ़ना-लिखना आता है, हमने ग्रेजुएशन में अच्छा सीजीपीए ले लिया है, अब ये सिलेबस है, अब लेट्स स्टार्ट स्टडिंग। ये इसी को ही सेल्फ स्टडी माना जाता है। मगर आप जो बात कर रहे हैं, मेरे ख़्याल में ये मेरे लिए भी नई बात है और सबके लिए नई बात है और अच्छी बात है, बहुत यस। इम्पोर्टेंट बात है कि पहले आपको पता तो हो कि आपने कौन-सी किताबें पढ़नी हैं, कितनी पढ़नी है, किस हद तक पढ़नी है और किस तरीके से पढ़नी है, उसके बाद आप बैठकर सेल्फ स्टडी करें। तो ये मेरे ख़्याल में एक बिल्कुल, अच्छा पर्सपेक्टिव ऐसा ही है। है कि आपको जब तक पता नहीं है कि पढ़ना क्या है और कितना हुँ, पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, आप खुद से फिर कैसे पढ़ोगे? जब ये बिल्कुल। तमाम चीज़ें आपको पता होंगी, फिर तो आपने खुद पढ़ना है ना, फिर आपने कॉन्सेप्ट्स को भी याद करना है, कोटेशंस हैं, सेइंग्स हुँ, हैं, रेफरेंसेस हैं, वोकैब्युलरी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जो फिर आपने कुछ क्रैमिंग पार्ट भी है और कुछ आपका एनालिसिस का पार्ट होता है, दोनों चीज़ें हुँ, सीएसएस में रिक्वायर्ड होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा याद करने वाला इम्तिहान नहीं होता। हुँ। एनालिसिस आपकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी सर चाहिए। और मैं चाह रही हूँ कि हम थोड़ी-सी इस बारे में भी बात करें कि स्टूडेंट्स जो हैं वो फ़ोकस का उनका इश्यू होता है, वो नर्वसनेस का शिकार होते हैं, वो एंग्ज़ियस होते हैं और आप हमेशा हमें बताते हैं कि आपने एक जो आपका एटीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है
उसके हवाले से आप मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा-सा एस्पिरेंट्स को बताएँ, क्योंकि मेरी अपनी जर्नी में हमेशा आप जो मुझे एक पॉज़िटिव डायरेक्शन दिखाते थे और आप हमेशा कहते थे कि ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए, इस चीज़ ने बड़ा कंट्रीब्यूट किया बिल्कुल। सक्सेस में। सबसे पहले तो मैडम एक ये चीज़ है कि हमें इस चीज़ को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ अ रोल ऑफ अ मेंटर, और ये मेंटर होता कौन है जी और सर, क्या होता है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ टीचर एंड अ मेंटर, ये दोनों बिल्कुल अलग-अलग सर। होते हैं। आपके टीचर्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मेंटर आपका एक ही होता है। अगर हम बिल्कुल पीछे चले जाएँ, लेट्स टॉक अबाउट सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल। अब इन सब के कोई ना कोई इनका मेंटर रहा है, हुँ, तभी तो उन्होंने एक्सेल किया है इतना ज़्यादा। लेकिन वो यही बात है कि हम इतने भी अब आगे नहीं निकल गए हैं कि हमें मेंटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, यानी हम इतने सुपीरियर नहीं हैं, हमें चाहिए होता है। मेंटर से क्या होगा कि आपकी जो जर्नी है, वो आप जल्दी अचीव कर सकते हो। लेट्स सपोज़ मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आपने कराची से जाना है हैदराबाद, या फिर आपने कराची से लाहौर और इस्लामाबाद जाना है। देयर आर मेनी वेज़ जिनके थ्रू आप वहाँ पर पहुँच सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हीकल के थ्रू, बाय रोड और बाय ट्रेन। लेकिन सबसे फास्टेस्ट जो रूट होगा वो बाय एयर होगा कि जी आप सर, जी फ्लाइट की टिकट कराओ और आप फ़ौरन पहुँच जाओगे और आप बिल्कुल कंफर्टेबल होगे और कोई भी आपको टेंशन नहीं होगी, आप रिलैक्स होके वहाँ पर पहुँच जाते हो। तो ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रास्ते डिफरेंट होते हैं हर किसी के। किसी का रास्ता कौन-सा है और किसी का कौन-सा है। सीएसएस में आपके पास लिमिटेड टाइम है, तो आपने वो रास्ता चूज़ करना है जो फास्टेस्ट है और जो सेफेस्ट है और जो आपको जल्दी पहुँचा दे। बिल्कुल तो सर। इसमें आपको गाइडेंस और मेंटर की ज़रूरत जल्दी पड़ती है और ज़्यादा पड़ती है। जितना आपके पास गाइडेंस ज़्यादा होगी, आप उतना जल्दी ये एग्ज़ाम पास कर लेते हो। तो इसी के साथ-साथ एक मैं और थोड़ी-सी इंटेलेक्चुअल टोन की अगर मैं बात करूँ, तो उसको कैसे हम एलिवेट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक हिस्टोरियन एक ऑथर हैं, फ्रांसिस फुकुयामा, जिन्होंने कोल्ड वॉर के बारे में बताया है और उन्होंने एक किताब लिखी, एंड ऑफ हिस्ट्री। अब एंड ऑफ हिस्ट्री के बाद उसका जो क्रिटिसिज्म आया है, वो सेकंड जो बुक है, दैट इज़ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस बाय सैमुअल पी हंटिंगटन, तो उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है फ्रांसिस फुकुयामा जी को। सर, लेकिन अगर हम अपनी लाइफ में डेली देखें, तो हम बगैर किसी को पढ़े, बगैर किसी नॉलेज के, बगैर किसी इन्फॉर्मेशन के, हम हर किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं और कहीं पर भी। यस सर, ठीक है, डेमोक्रेटिक सेटअप है और आपके पास राइट टू स्पीच भी है, लेकिन ठीक है, उसको आप बैक भी तो करें अपनी नॉलेज के साथ, बिकॉज़ सोशल मीडिया आ गया है, तो इट डज़ नॉट मीन कि जी अब एब्सोल्यूट लेवल पे आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है। उसके साथ एक ज़िम्मेदारी भी आती है, बिकॉज़ बिल्कुल, सोशल मीडिया एक एम्पावरमेंट है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उस एम्पावरमेंट के साथ आती है। उसको भी रियलाइज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हमें, ताकि हम एज़ अ रिस्पॉन्सिबल सिटिज़न एक्ट करें। अगर हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हम पॉज़िटिवली कंट्रीब्यूट करें। हम किसी की ज़िंदगी में बेटरमेंट लेकर आने के लिए हम कंट्रीब्यूट करें, बिल्कुल ना सही कि सर। हम जो है नेगेटिविटी को प्रमोट करें ज़्यादा। तो अगर किसी को किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है, तो लेट्स आस्क, पूछें, हुँ, ना कि जज करें। यानी अगर आपको किसी चीज़ के बारे में कम इन्फॉर्मेशन है, कम नॉलेज है, तो आप उसको क्या करें, आप पूछें, मज़ीद सीखें, ना कि जो है आप जज करना स्टार्ट कर दें। तो इसी माइंडसेट माइंडसेट बहुत ज़्यादा इसी इम्पोर्टेंट है तरह सर। एक डनिंग-क्रूगर इफ़ेक्ट है जिसको हम पढ़ते हैं, तो जी जब आपकी नॉलेज बिल्कुल बॉटम पे होती है, बहुत नीचे होती है, तो आप खुद को बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट समझते हो, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल पीक पे होता है, क्योंकि सुपरफिशियल नॉलेज है आपके पास। लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम, जैसे-जैसे आपकी नॉलेज बढ़ रही होती है, तो आपको पता चलता है कि आपको तो बहुत नहीं पता कुछ भी, सर ये ऑलमोस्ट बहुत एस्पिरेंट्स के कम साथ आपको होता है पता है। सर, एस्पिरेंट्स का एस्पिरेंट्स के ज़्यादा साथ होता ऐसा होता है। है। तो फिर क्या होता है, फिर विद पैसेज ऑफ टाइम आपकी नॉलेज बढ़ रही होती है, तो नॉलेज बढ़ने के साथ क्या होता है, हुँ, आपने जो वो पहले सुपरफिशियल इल्यूजन एक बनाया हुआ था कि जी आप बहुत ज़्यादा जानते हैं, वो आपका ग्राफ नीचे आ रहा होता है। बिल्कुल, फिर एक पॉइंट आएगा, फिर ये दोनों चीज़ें एक साथ राइज़ करेंगी। यानी अब नॉलेज भी आएगी आपके पास अब कॉम्पिटेंस भी आएगा, अब ये दोनों चीज़ें आएँगी, व्हिच इज़ अ हेल्दी रिलेशन। ये बिल्कुल। चीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोई भी एस्पिरेंट अगर वो कामयाब होना चाह रहा है, तो उसको इन तमाम चीज़ों को ज़हन में रखना है, तभी वो स्टूडेंट कामयाब हो पाता है। बिल्कुल सर, माइंडसेट के साथ स्ट्रैटेजी का होना और स्ट्रैटेजी तभी आप बना सकेंगे जब आपके पास गाइडेंस होगी। जिस तरह हमने अपनी तैयारी में देखा, आपके और भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो हम सब में जो एक चीज़ कॉमन है, हमारी डेली बेसिस पर एक स्ट्रैटेजी बनती है, हमारी वीकली बेसिस पर एक स्ट्रैटेजी बनती है, हमारी मंथली एक स्ट्रैटेजी होती है। तो स्ट्रैटेजी का ये रोल जो है स्टूडेंट्स की यस। ज़िंदगी में, एस्पिरेंट्स की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सर अगर हम थोड़ी-सी बात करें, मेरी तो स्ट्रैटेजी यही रही कि सर
जितना टाइम मैं रीडिंग को दूंगी उतना ही मुझे अपनी राइटिंग यस, प्रैक्टिस को बिल्कुल देना है, ठीक। इक्वल चलेंगी चीज़ें। और अल्हम्दुलिल्लाह से राइटिंग जो है वो एक, जो लोग क्रिएटिव राइटिंग ज़्यादा करते हैं उनको थोड़ा-सा एक अपर हैंड होता एज है। मिल जी, जाता है जी। उनको, यस। क्योंकि सर जितना ज़्यादा उनको आइडियाज़ को लिखना आएगा, तो उतना ज़्यादा वो जितनी नॉलेज अपनी गेन करते हैं, उनको ईज़िली पेपर पर लिख सकते हैं। अगर सर हम जो हमें देख रहे हैं इस वक़्त, अगर हम उनके लिए जो सीएसएस 2026 में अपीयर होंगे, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं सर कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए तैयारी को 3 से लेकर? 4 चीज़ें हैं जो उन एस्पिरेंट्स को करनी चाहिए अगर वो अपना एग्ज़ाम जो है दे के पहले ही आप अपना अटेम्प्ट सिक्योर करना चाहते हैं। हुँ। जिनका सेकंड अटेम्प्ट है तो वो अपनी प्रीवियस गलतियों से सीखेंगे। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि जी आपको बहुत ज़्यादा हम्बल और डाउन टू अर्थ बनना पड़ेगा। यानी जो एरोगेंट है ये सिस्टम, मतलब ये इस तरह से बना हुआ है कि वो खुद ही सिस्टम से वो ड्रॉप हो जाता है, वो फ़िल्टर किया जाता है। क्योंकि आप देखें पहले स्क्रीनिंग टेस्ट, देन रिटन, देन साइकोलॉजिकल, मेडिकल, फाइनल इंटरव्यू, देन एलोकेशन, ये सारी चीज़ें क्यों डिज़ाइन की गई हैं? ताकि जो सिस्टम है उसमें वो लोग आएँ जो सिस्टम के लिए बेटरमेंट का काम कर सकें, अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकें। क्योंकि अगर एक सिविल सर्वेंट है, लेट्स सपोज़ मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर एक पीएएस ऑफिसर है, उसकी एलोकेशन हो जाती है पीएएस में, जिसको हम डीएमजी भी कहते हैं, या फिर कस्टम्स में, या फिर पुलिस में, या इस तरह के किसी और ग्रुप के अंदर उनकी एलोकेशन हो जाती है। तो वो जितना भी डाउन टू अर्थ हो और हम्बल हो, तो फिर भी जब उसको इतनी ज़्यादा पावर मिलती है, तो वो कुछ हद तक फिर भी उसमें वो चीज़ आ जाती है। तो इसीलिए ये देखा जाता है कि वो स्टूडेंट जो है वो हम्बल और डाउन टू अर्थ होना चाहिए, ताकि जब आपके पास इतनी ज़्यादा ज़िम्मेदारी आ जाती है, तो आप उसको सँभाल भी सकें। और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह से अब सर्व कर रहे हैं, जिन्होंने क्वालीफाई किया है, उनमें से आज तक मैंने कोई भी एरोगेंट स्टूडेंट नहीं देखा है। मतलब मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पास कर लिया है 2021, 20, 22, अब डिफरेंट जगहों पर हैं। उनमें से मैंने किसी में भी ये क्वालिटी नहीं देखी जो कि एक बैड क्वालिटी है, दैट इज़ एरोगेंस, कि जी वो एरोगेंट हो। दे आर वेरी हम्बल, डाउन टू अर्थ, और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट से बात करेंगे हर इंसान के साथ, वो कोई भी इंसान हो, इर्रेस्पेक्टिव के जी वो किस पोज़ीशन पे है, वो सबके साथ इक्वली और अच्छे से पेश आ रहे होते हैं। ये क्वालिटी एक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर एस्पिरेंट के अंदर बिल्कुल ये सर। होनी चाहिए जो एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं। ये क्वालिटी आपके अंदर होगी तो मज़ीद बाकी चीज़ें हैं वो हम ईज़िली उनको कर सकते हैं। सेकंड इज़ डिसीज़न मेकिंग एबिलिटी, यानी फर्स्ट इज़ हम्बल और डाउन टू अर्थ होना चाहिए, बिल्कुल सर। सेकंड इज़ डिसीज़न मेकिंग एबिलिटी। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी का मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप किस दिन से अपनी सीएसएस की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं। जो कह रहे हैं टुमारो, तो कल तो कभी नहीं आना। हुँ। टुमारो वो जो है वो कभी भी नहीं आना है, तो वो टुमारो के चक्कर में वो सालों गुजर जाते हैं ऐसा ही है और सर। वो दिन हुँ। कभी भी नहीं आता। हुँ। डिसीजन मेकिंग ये होती है कि आपको पता हो कि एक सेकंड की क्या वैल्यू है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ सेकंड। बिल्कुल। जिसको एक सेकंड की वैल्यू पता है, उसको एक मिनट की भी वैल्यू पता है, उसको एक घंटे की भी वैल्यू पता है, उसको हुँ। एक दिन की और महीने की और साल की भी वैल्यू पता है। क्योंकि सबसे छोटा यूनिट टाइम का सेकंड है। हुँ। जिसको सेकंड के बारे में नहीं पता कि जी सेकंड है ना, 2 मिनट गुजर गए कोई बात नहीं, तो उसके लिए फिर 2 महीने भी कोई बात नहीं। फिर 2 साल भी 2 गुज़र साल भी जाते हैं। गुजर जाते हैं तो हुँ। कोई बात नहीं है। तो आपको डिसीजन मेकिंग के साथ-साथ टाइम की वैल्यू को समझना ज़रूरी है। तो जिस दिन आपको पता चल जाए कि जी सीएसएस का एग्ज़ाम आपने देना है, तो आप उसी दिन से अपनी एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर दें। परफेक्ट टाइम कभी भी नहीं आएगा ऐसा ही है कि सर। आप वेट हुँ। करते रहें कि परफेक्ट टाइम आ जाएगा तो मैं तैयारी स्टार्ट करूँगा या फिर स्टार्ट करूँगी। परफेक्ट टाइम कभी भी नहीं आना है। चैलेंजेस शैल ऑलवेज़ रिमेन देयर। वो हमेशा से चैलेंजेस एक जगह पर रहती हैं और वो परफेक्ट टाइम कभी भी आइडियल टाइम आपके पास नहीं आता। हुँ। तो आपने जिस भी सर्कमस्टेंसेस में हैं, जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग। तो हुँ। सबसे पहले आप ह्यूमैनिटी, आपके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए, ह्यूमिलिटी, आप डाउन टू अर्थ हों। उसके बाद डिसीजन मेकिंग डिसीज़न एबिलिटी मेकिंग, और टाइम को भी टाइम आपने ज़हन में मैनेजमेंट। रखना है। हुँ। उसके बाद नाउ लेट्स स्टार्ट कि जी अब आपने इम्पोर्टेंट और चीज़ें क्या करनी है। सिंपली एफपीएससी के सिलेबस को और उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करें। बिल्कुल। एक सिलेबस कौन-सा है वो आप गूगल करेंगे, आपके पास सिलेबस आ जाता है। सिलेबस कौन-सा है, टेबल ऑफ कंटेंट्स कौन से हैं, उनके लिए क्या किताबें पढ़नी है, इसके लिए आप थोड़ी-सी रिसर्च करेंगे, आधे घंटे की तमाम चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। आप सेल्फ सफिशिएंट बने, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो हर चीज़ पे कि एक छोटी-सी भी बात आपने पूछनी है, तो वो भी आप किसी से पूछें। सेल्फ सफिशिएंट होते जाएँ आप, जितने ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट होंगे, आप उतने ज़्यादा प्रोडक्टिव होते जाएँगे। हुँ। तो आप रिसोर्स लिस्ट अपने पास रखें, सिलेबस और टेबल ऑफ कंटेंट्स आप अपने पास रखें, उनको पढ़ें आप। उसके बाद देन स्टार्ट मेकिंग योर ओन नोट्स। नोट्स आप मीडियम और तो शॉर्ट सर दोनों बना गाइडेंस का सकते क्या हैं। रोल है इसमें, जब हमने बात इन की कि तमाम स्टेप्स में आपके पास गाइडेंस होना ज़रूरी है।
ये चीजें आपने खुद करनी है, लेकिन विद प्रॉपर गाइडेंस। आपके पास गाइडेंस नहीं होगी तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि मैंने सब्जेक्ट्स ऑप्शनल्स कौन से रखने हैं। बिल्कुल। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स रखना 5 मिनट 2 मिनट का काम नहीं है। नहीं लेकिन है। मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस जो आते हैं, जो सबसे कॉमन मैसेज होता है वो यही होता है कि सर ऑप्शंस का बता दें। मैंने जो है यहाँ से पढ़ा है और मैं इस साल अटेम्प्ट देने जा रहा हूँ एंड दिस इज माय बैकग्राउंड, मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स बताएं कौन से होने चाहिए। मैं कैसे बता सकता हूँ आपको कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन से होने चाहिए? 8-10 ग्रुप्स हैं, उनमें से फाइनलाइज करने पड़ते हैं। तो पहले आप बैठें सामने, आप राइटअप्स अपने चेक करवाएं, आप कब अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, उसके बेस पे आपकी एस्पिरेशंस क्या हैं, आपकी लर्निंग कैसे होगी, आप अकेडमी ज्वाइन कर रहे हैं, पर्सनल मेंटर ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? उसके बिल्कुल। बेस पे आपकी फैमिली कितनी सपोर्ट कर रही है, ये बहुत सारे फैक्टर्स कंसीडर होने के बाद भी डिसाइड कीजिए हमारे ऑप्शन सब्जेक्ट्स क्या होने चाहिए। लेट सपोज आपका एक ऑप्शन सब्जेक्ट था इंटरनेशनल रिलेशंस। अब मैं इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि जी वी हैव टू ऑप्ट यूरोपियन हिस्ट्री। हमने यूरोपियन हिस्ट्री को ऑप्ट करना है क्योंकि बहुत ज्यादा जो ओवरलैपिंग है ये वो सब्जेक्ट यूरोपियन आईआर हिस्ट्री। के साथ होता है। लेकिन आपके केस में मैंने आपको यूरोपियन हिस्ट्री नहीं रखवाया, मैंने कहा कि आप यूएस हिस्ट्री रख लें। जी सर। वो इसलिए क्योंकि यूरोपियन हिस्ट्री प्रिपेयर करने का टाइम नहीं है, क्योंकि हमने जो है अटेम्प्ट फौरन देना है और हमारे पास ना राइटिंग प्रैक्टिस का टाइम है, ना सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने का टाइम है, ना रिविजन्स का टाइम है, ना नोट्स मेकिंग का टाइम था। तो फिर मैंने आपको कहा कि जी आपके पास यूएसए का एक्सपोजर है, जी सर। तो आप ऐसा करें यूएस हिस्ट्री आप रख लें कि अगर कोई क्वेश्चन आपने प्रिपेयर नहीं भी किया हो तो आपके पास अटेम्प्ट कर सकूं तो मैं। आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। ऑल्दो ठीक है, यूएस हिस्ट्री में रिलेटिवली यूरोपियन हिस्ट्री के कंपैरिजन में हमेशा से स्कोर कम आता है। यूएस हिस्ट्री इस सर दफा भी ऐसा है चैलेंजिंग कि जी यूएस हिस्ट्री में जिसका अच्छा पेपर गया है तो रफली 55-60 ये स्कोर आया है। 65 यूएस हिस्ट्री के अंदर। यूरोपियन हिस्ट्री में जो स्कोर आया है अगेन इट इज 80-85, यानी एवरेज स्कोर भी इट इज अराउंड 75 प्लस ये स्कोर आया है। अब ये कॉम्बिनेशन है। मिथ ये है कि जी आईआर के साथ आप यूएस हिस्ट्री रखो, ये ओवरलैप होता है, बट ये मिथ है, ऐसा नहीं है। ये स्टूडेंट मिसगाइडेड है। अब वो कितनी भी बहस कर ले मेरे साथ, मैं उसको क्या कर सकता हूँ? वो ऑलरेडी मिसगाइडेड है, तो मैं उसके साथ बहुत ज्यादा बहस नहीं कर सकता। मैं उसको सिर्फ एक लाइन में जवाब दे सकता हूँ कि यूएस हिस्ट्री ओवरलैप नहीं करता, यूरोपियन हिस्ट्री करता है, आप बिल्कुल वो सर। सब्जेक्ट ऑप्ट करें। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको एक सेकंड में, एक मिनट में प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल सकती है। गाइडेंस एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है जो आपको थ्रू आउट चाहिए होता है, उसकी सपोर्ट आपको हमेशा से चाहिए होती है, तभी आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं। तो आपके साथ जो गाइडेंस का है रोल वो हमेशा साथ होना चाहिए, उसके साथ आप अपनी तैयारी करेंगे। तो जब आपके नोट्स बन जाएंगे तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, आप पास पेपर सॉल्व करें अपने 4 से 5 साल के पास पेपर्स आप सॉल्व करें। सर पास पेपर्स जो हैं वो हमें नोट्स की तरह सॉल्व करने हैं नहीं, या पास अटेम्प्ट पेपर्स करके? आप देख के सॉल्व करें, यानी ठीक। कंसल्ट ऑल द रिसोर्सेज और पास पेपर्स को सॉल्व करें। सिर्फ आपने किताब पढ़ी, आपने नोट्स बना लिए तो आपको क्वेश्चन पास पेपर का सॉल्व करना नहीं आएगा। इस चीज को आप समझ लें कि आपने सिर्फ लेक्चर्स अटेंड कर लिए, आपने किताब पढ़ ली, नोट्स बन गए, नाउ क्वेश्चन अटेंड हो जाएगा। नहीं जी, अब क्वेश्चन की अभी बारी आएगी। तो अब आप पास पेपर्स कुछ सॉल्व करें, 4-5 साल के हर सब्जेक्ट के पास पेपर्स को सॉल्व करें, जो देख के करेंगे आप। यानी अब आपके पास बुक आपने पढ़ ली, लेक्चर्स आपने अटेंड कर लिए, पास पेपर्स आपने सॉल्व कर लिए। अब आप टेस्ट लिखना स्टार्ट करेंगे। पहले टेस्ट में अगर देयर आर 7 क्वेश्चंस तो आप मॉक्स देना स्टार्ट करें। 7 क्वेश्चंस हैं तो अब अगेन 4 सवाल आपसे नहीं हो पाएंगे। आपकी स्टार्टिंग लाइन आपने चेक करनी है कि जी आप 3 घंटे में कितने सवाल कर पाए हो। आप 1 सवाल कर पाए हो, 2 सवाल, तो जो भी आपकी स्टार्टिंग लाइन थी अब आप हर दिन उसको इम्प्रूव करते सर जाएंगे। आपको याद होगा कि जब मैंने अपना पहला एसे लिखा था तो मैंने सिर्फ आउटलाइन ही जो 2 घंटे में बनाई थी एसे की, और फिर 1 घंटे में मैंने अपना पूरा एसे Yes. लिखा था। तो शुरू में जब आप राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो आपको बुखार भी आ रहा होता है, Yes, आपको ऐसा ही टेंशन है। भी हो रही होती है क्योंकि आपसे लिखा नहीं जाता, आपकी प्रैक्टिस नहीं होती लिखने की। ऐसा ही है। आपकी जो स्ट्रेंथ थी, जब जिस दिन आपने पहला अपना ऐसे की आपने आउटलाइन बनाई तो मैंने आपसे पूछा कि आपने 2 घंटे हो गए और अभी तक आपने आउटलाइन बनाई है, तो आपने कहा जी सर अभी मुझे सिर्फ जी आउटलाइन ही सर। बनी है। तो मैंने कहा चलें पूरा करें, अब देखें कितने पैराग्राफ्स होते हैं। तो जब 50 मिनट्स 55 मिनट्स गुजर गए तो यू सेड सर की कंक्लूजन हो गया है। तो मैं शॉक हो गया कि इतने पैराग्राफ्स 55 मिनट्स में कैसे हो गए। तो जब मैंने उसको चेक किया तो वो बिल्कुल ठीक थे। तो उसी दिन मैंने आपको कह दिया था कि मिस आपका ऐसे तो पास है, जी क्योंकि सर। इतनी स्पीड तो किसी की भी नहीं है राइटिंग की। क्योंकि आपको 2 घंटे लगे हैं आउटलाइन बनाने में, तो स्टूडेंट को जो इसको टाइम लगता है आउटलाइन बनाने में वो 1 घंटा लगता है।
मगर 55 सर इस 60 मिनट्स प्रैक्टिस लगते ने हैं। मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस तो दिया इससे ये एग्ज़ाम हुआ में। कि आपकी जो आउटलाइन है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव और बहुत मैच्योर और बहुत अच्छी बनती है विद केस इन पॉइंट्स, जिसमें थीसिस बहुत इम्पैक्टफुल होता है और उसमें कोई गलती नहीं होती है। तो उसके बाद बाकी जो है पैराग्राफ्स, उसमें आपकी जो राइटिंग स्पीड है, तो वो उसकी वजह से आप बहुत अच्छे से अपना ऐसे कर पाते हैं और इसी वजह से आपका ऐसे भी क्रैक हो गया सर है। एग्ज़ाम हॉल में इस चीज़ ने बड़ा सपोर्ट किया कि आपको जब पता है कि आप कितने मिनट्स में कितने पैराग्राफ्स लिख सकते हैं, आपकी राइटिंग स्पीड क्या है, तो एक कॉन्फिडेंस होता है आपको कि बिल्कुल, मतलब आपका जो टाइम है वो आपके कंट्रोल में है। अब जिस तरह मैंने ये ज़िक्र किया कि 2 घंटे में अगर मैंने आउटलाइन बनाई थी, तो मुझे पता है कि मैं 15 टू 16 पैराग्राफ्स 1 घंटे में लिख सकती हूँ। तो मुझे हमेशा से वो जो एक चीज़ होती है कि टाइम मैनेजमेंट का इश्यू नहीं रहा पेपर्स में, क्योंकि बिल्कुल। राइटिंग प्रैक्टिस की हुई है, आपको पता है कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है। तो सर टाइम मैनेजमेंट बहुत एग्ज़ाम्स में इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छा इम्पोर्टेंस मैडम, रखता जैसे है। मैंने बताया कि एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, आप भी कोई 1 या 2 बिल्कुल क्रिस्प पॉइंट्स बता दें और उसके बाद मुझे आप ये बताएँ कि जो फीमेल्स हैं स्पेशली, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? बिल्कुल सर, स्ट्रैटेजी में सर आपने जो पॉइंट्स बताए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और उसके साथ सर मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगी, वो ये है कि सीएसएस का जो एग्ज़ाम है, वो सबसे पहले आपका खुद के साथ कॉम्पिटिशन है। ये एग्ज़ाम जो है वो आपको चैलेंज करता है, हर लेवल पर। आपको स्पिरिचुअल लेवल पर भी चैलेंज करेगा, आपको एकेडमिक्स में भी चैलेंज करेगा, हर स्फीयर में आपने खुद को कम्पीट करना है सबसे पहले। मतलब कि इससे पहले कि आप सब लोगों के साथ मुकाबला करें, ये इम्तिहान आपको खुद के साथ मुकाबला करवाता है कि अगर आपकी कोई वीकनेसेस हैं, फॉर एग्जांपल आप फोकस नहीं कर पाते चीज़ों को, आप बैठ के स्टडी नहीं कर पाते, सबसे पहले तो आपने इस चैलेंज को ओवरकम करना है, फिर आप जाके कम्पीट करेंगे। बिल्कुल, तो मेरी टिप यही है स्टूडेंट्स को कि आप इस एग्ज़ाम को इस तरीके से देखें कि ये आपकी एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी है, और जो-जो आपको कमियाँ आ रही हैं, जो-जो आपकी वीकनेसेस हैं, आप उन पर काम करें। जब तक आप उन पर काम नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। और दूसरा मैं यही कहूँगी स्टूडेंट्स को कि हमेशा ज़्यादा पढ़ने की चाह रखें, कि ज़्यादा मेहनत करने की चाह रखें। वो लोग जो मेहनत कर सकते हैं और वो समझते हैं कि हम किसी मकाम पर पहुँचना चाहते हैं, तो मेन चीज़ है कि आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी मकाम ज़िंदगी में इंसान को मेहनत किए बगैर नहीं मिलता। तो मेहनत से मत घबराएँ, बिल्कुल। चैलेंजेस आएँगे, मगर ये एक डुएबल एग्ज़ाम है, आप इसको पास भी कर सकते हैं मेहनत के साथ, गाइडेंस के साथ। और फीमेल्स के लिए मेरा यही मैसेज है कि हम सब फीमेल्स को नेगेटिव माइंडसेट से निकलना चाहिए कि हम नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता। हम ज़्यादा जो फ़ोकस करते हैं ना सर अपनी एनर्जीज़, वो उन चीज़ों पर करते हैं जो बिल्कुल, नहीं होती। नहीं होती हैं, मतलब यस। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास बेबी है, इस वक़्त न्यूबॉर्न बेबी है, मैं ये कहूँ कि मैं पॉडकास्ट पर नहीं आ सकती, तो मतलब मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं कर सकती वो चीज़। मगर अगर मैं कहूँ कि हाँ, मैं थोड़ा जल्दी उठ जाऊँगी, मैं बेबी को भी सँभाल लूँगी, नाश्ता भी बना यस, लूँगी और थोड़ा-सा टाइम निकाल लूँगी कि मैं पॉडकास्ट भी कर लूँ, तो वो हो जाएगा। तो औरतों के लिए, फीमेल्स के लिए मैं यही कहूँगी कि ऑलवेज़ लुक एट द ब्राइटर साइड, कि आप क्या कर सकती हैं। ये ना देखें कि चैलेंजेस क्या हैं, मुश्किलात क्या हैं, नेगेटिव्स पर अपनी एनर्जी ना औ फोकस बिल्कुल करें, पॉज़िटिव्स पे ज़्यादा पॉज़िटिव्स फ़ोकस पर करें, देखें। यस। और जब हम पॉज़िटिव्स पर फोकस करते हैं सर, तो फिर मिरेकल्स होते हैं, होते हैं, फिर इंडीड, इंशाल्लाह इंडीड। आपके जो ख्वाब हैं वो हकीकत बेशक, बनते हैं। बेशक। बस इसी के साथ कंक्लूड करेंगे, इसमें मैं एक और लाइन जो है वो ऐड करना जी सर। चाहूँगा कि वुमन एम्पावरमेंट और ये तमाम चीज़ें हो रही हैं क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है दैट इज़ इंक्लूसिव इन नेचर और यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ रही है हुँ, चीज़ों को लेकर क्योंकि जो रियल वुमन इश्यूज़ हैं, अब लोग उन पे बहुत ज़्यादा बात करते हैं और ओवरऑल बहुत ज़्यादा पॉज़िटिवली सोसाइटी कंट्रीब्यूट कर रही है इस चीज़ के अंदर। तो इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि हमारे पास एक और चीज़ भी होनी चाहिए जिसको हम कहते हैं ही फॉर शी कैंपेन। यानी जो मेल हैं वो भी जो फीमेल्स हैं उनको सपोर्ट कर सकें। यानी वो मेल जो है वो भी एम्पावर्ड इतना होना चाहिए कि वो उसके अंदर ये कैपेसिटी, ये विल होनी चाहिए, ये कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए कि वो अपने अदर काउंटर पार्ट को सपोर्ट कर सके। इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच सर। इट वाज़ लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू।